जो अपराधी हैं आप उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, पकड़िए, उठाइए, उठाकर जेल में डालिए, गैंगस्टर लगाइए। उमेश कुमार एक बार जीत गया, ये मात्र एक तुक्का था। अब वो तुक्का था या क्या था, तुक्का था तो तुम जीत जाते। कि लोग आपको डायनामाइट विधायक के तौर पे देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, ईडी की जांच हुई, सीबीआई हुई, राजद्रोह लगा। उसके बावजूद भी अब कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि उमेश कुमार की राजनीति किसी एक दल विशेष से प्रेरित है। हरीश रावत जी की सरकार मेरी वजह से गई, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार मेरी वजह से गई, वो हटाए गए। अच्छा, राजनीति ने उमेश कुमार को चुना या उमेश कुमार ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति को चुना? 1.5 साल में 501 अनाथ निर्धन कन्याओं की शादी की। लेकिन विरोधी ये कहते हैं कि भाई इतना लाव लश्कर, इतनी एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें, जो मुझे लगता है और उनको भी ये लगता है कि उत्तराखंड प्रदेश में किसी अन्य विधायक के पास है। आपने मेरी ईडी की जांच कराई, आपने मेरी इनकम टैक्स से जांच कराई। चुनाव लड़ा लेकिन सांसद नहीं बन पाए। चाहत कोई नहीं, समाज के लिए जरूरत है। कि क्या वाकई उत्तराखंड प्रदेश की जरूरत है मूल निवास और भूखंड? मैं तो समर्थन दे चुका हूँ ना, मूल निवास और भूखंड उनको लाइए ना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूटी न्यूज नेटवर्क पर नया कार्यक्रम कार में सरकार चल रहा है और कार में सरकार के इस कार्यक्रम को आपका अपार प्यार मिल रहा है। ऐसे में कार में सरकार का आज ये नया एपिसोड है और इस नए एपिसोड में जो हमारे खास मेहमान हैं वो हमारे समूचे उत्तराखंड प्रदेश ही नहीं बल्कि मैं कह सकता हूं कि आज के समय में भारत देश के कोने कोने में जाने और पहचाने नाम हैं और किसी भी विशेष परिचय के मोहताज नहीं है। दरअसल आज हमारे साथ मौजूद हैं कार में सरकार के विशेष मेहमान, खानपुर के विधायक और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार शर्मा जी। उमेश कुमार शर्मा जी से खूब सारी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और तमाम ऐसे सवाल हैं जो जनता के और हमारे हैं जो इनसे पूछने हैं और इनसे जवाब लेना है। तो आइए सबसे पहले उमेश कुमार जी का स्वागत किया जाए और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। उमेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? धन्यवाद, ठीक हूँ मैं जी। अच्छा सर, सबसे पहला तो सवाल मेरा आमतौर पे सभी से यही रहता है और आपसे भी यही है कि क्या इस प्रकार से सड़क पर कार में सवार होकर चलते हुए पहले कोई इंटरव्यू फेस किया है? बहुत सारे इंटरव्यू किए भी हैं, बहुत सारे इंटरव्यू दिए भी हैं। तो ये है कि उत्तराखंड में लेकिन आप एक नए तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अच्छा उमेश जी, जनता और मैं, हम सभी जानना चाहते हैं कि उमेश कुमार, विधायक उमेश कुमार किस प्रकार से बने, उमेश कुमार की पारिवारिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही और किस तरीके का ये पूरा सफर रहा जिस सफर को पूरा करके आज इस मुकाम तक पहुंचे। देखिए क्या है कि 25 साल पत्रकारिता में देने के बाद जीवन में एक स्थिरता सी आ गई थी, तो लगा कि क्या करना चाहिए। और 25 साल में कई भ्रष्ट सरकारों से लड़े, कई मुख्यमंत्रियों से लड़े, तो अंत में ये लगा कि अगर तालाब की सफाई करनी है तो तालाब में खुद उतरना पड़ेगा, बाहर रहकर नहीं हो सकती। तो इस राजनीति में आए और लगातार प्रयास रहता है सदन के माध्यम से, सड़क के माध्यम से कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। और मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं लाभ भी मिल रहा है, फ़ायदा भी मिल रहा है। जो बात आप पत्रकारिता के माध्यम से रखते हैं उस बात को आप बेहतर तरीके से सदन में भी रख पाते हैं, जिससे लोगों को, पूरे देश को, सभी लोगों को पता लगती है। क्योंकि पत्रकारिता में आप जब कोई खुलासा करते हैं, कोई बड़ी भ्रष्टाचार को आप दिखाते हैं, तो वो या तो आप अकेले माध्यम होते हैं, कोई और 1-2 लोग हो जाते हैं। लेकिन जब सदन के माध्यम से करते हैं तो समूचा देश उस वक्तव्य को देखता है, उस खुलासे को देखता है, आपकी बात को सुनता है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में आकर समाज का अगर भला करना है तो आपको राजनीति में आकर ही कर सकते हैं, बाहर से नहीं कर सकते। अच्छा, राजनीतिक जीवन एक तरीके से कह सकते हैं कि आप इस बार विधायक बने और अब शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत इस तरीके की हुई है कि लोग आपको डायनामाइट विधायक के तौर पे देखना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जहां तक मेरी रिसर्च है, ये संघर्ष बहुत लंबा रहा है और बहुत कष्टदायी भी रहा है। तो अपने कष्टदायी संघर्षपूर्ण जीवन को जब अभी उमेश कुमार याद करते हैं तो आज के समय में क्या विचार आता है?
देखिए, जीवन में यदि आपको कुछ बड़ा करना है, आपको समाज में बड़ा करना है, समाज के लिए बड़ा करना है, तो संघर्षों से तो जूझना पड़ेगा। आपको आपके दोस्त भी होंगे, आपके दुश्मन भी होंगे, दुश्मनों की तादाद आपकी बड़ी होगी, उस तादाद से आपको लड़ना होगा। हमारे ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, ईडी की जांच हुई, सीबीआई हुई, राजद्रोह लगा, जेल में रखे गए, उत्पीड़न किया गया, घर तोड़ दिए गए। जो भी सरकार चरम तक जाकर कर सकती थी वो किया। हमें देहरादून जेल रखा गया राजद्रोह के आरोप में, हमें झारखंड की जेल में रखा गया राजद्रोह के आरोप में। तो आरोप क्या था कि हम सरकार गिराना चाहते हैं। बताइए, ये आरोप लगा कि आप किसी को जेल में डालेंगे तो कैसे चलेगा। और हर व्यक्ति यहाँ स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। अगर हम आपके भ्रष्टाचार को, आपके जो आपने स्कैम्स किए उनको जनता के सामने ला रहे हैं, तो ये सरकार गिराना है, तो फिर बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है। लेकिन खैर, हमने उन क्षणों को अपने भाग्य के संघर्ष को मानते हुए संघर्ष किया और आज सबके सामने है। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बावजूद आपने कहा कि खूब हमने प्रयास किए, अपनी तरफ से प्रयास यही रहा हमेशा कि भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सके देश और प्रदेश को। लेकिन उसके बावजूद भी जब जैसा कि आपने कहा कि कई बार जेल की रोटियां भी खानी पड़ी, तमाम आए दिन धमकियां मिलना तो बहुत आम बात है, जान से मारने की कोशिशें भी की गई, जेल में जहर देने का आपको प्रयास किया गया, इस तरीके की भी बातें मैंने सुनी हैं। उसके बावजूद भी अब कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि उमेश कुमार की राजनीति किसी एक दल विशेष से प्रेरित है। तो ये अजीब बात प्रतीत होती है। देखिए, दल विशेष की बात ऐसा है कि हरीश रावत जी की सरकार मेरी वजह से गई, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार मेरी वजह से गई, वो हटाए गए, तो वो फिर कौन सा दल विशेष है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आदमी अपनी सुविधा अनुसार किसी दल विशेष का बताने लग जाता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था पत्रकारिता में रहते हुए, मैं वो काम आज भी कर रहा हूँ जो मुझे राजनीति में रहते हुए करना चाहिए। मेरे लिए दल विशेष कोई महत्व नहीं रखता और मैं लगातार निष्पक्ष होकर काम करता हूँ। अब चंद कार्यकर्ता, चंद चाहने वाले तो सभी के होते हैं, अब वो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। सबकी अपनी अपनी सेना होती है, उस सेना का इस्तेमाल कोई मेरे विरोध में करता है, कोई मेरे खिलाफ करता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, स्वतंत्र भारत है, सभी को अपनी बात रखने की आज़ादी है, कोई बात नहीं। हजारों लोग और खास तौर पर आज के समय में हमारा युवा, प्रदेश का युवा, आपको उमेश कुमार को अपना पॉलिटिकल आइडल मान करके चल रहा है। ऐसे मैंने तमाम लोगों से मुलाकातें की है, लेकिन जनता और मैं ये जानना चाहते हैं कि उमेश कुमार का पॉलिटिकल आइडल अगर हम पूछना चाहें तो किसको मानते हैं? मेरा पॉलिटिकल आइडल कोई नहीं है, क्योंकि ना तो मैंने कभी पॉलिटिक्स के बारे में सोचा था, और जब मैं पत्रकार था तो पत्रकारिता में रहते हुए कोई आपका पॉलिटिकली आइडल नहीं हो सकता। आपके आइडल हो सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, आपके आइडल हो सकते हैं महात्मा गांधी, आपके आइडल हो सकते हैं अंबेडकर साहब, आपके आइडल हो सकते हैं और अन्य लोग और बड़े लोग जिनका देश दुनिया के लिए योगदान रहा। आपके आइडल भगत सिंह हो सकते हैं, आपके आइडल वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, आज़ादी दी। मेरे लिए कोई पॉलिटिकल आदमी मेरा आइडल नहीं हो सकता, ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। मैं पॉलिटिकल आइडल अगर कोई है तो मैं अपना आइडल खुद हूँ अपने लिए, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं कभी उस तरफ सोचता नहीं। अच्छा, पत्रकारिता के लंबे करियर में आपने सबसे बड़ी सीख क्या ली, या फिर सबसे बड़ा सबक आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने से क्या मिला, ये जान सकते हैं? पत्रकारिता में संघर्ष बहुत है। आज वो पत्रकारिता नहीं रही जो आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले होती थी। आज की पत्रकारिता कमर्शियल हो चुकी है, कॉरपोरेट कल्चर आ चुका है और टारगेट बेस्ड पत्रकारिता हो गई है। संस्थान पत्रकारों को टारगेट दे देते हैं कि भाई आपको कितना विज्ञापन लेकर आना है, और जो पत्रकार लोग किसी संस्थान में काम नहीं कर रहे, अपना निजी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आज बिना साम दाम दंड भेद वाली पत्रकारिता करें, घर चलाना भी संभव नहीं है। तो ये सच्चाई इस पत्रकारिता की आज है, और मुझे लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं। हर व्यक्ति अपने बच्चे पालने हैं, घर पालना है। अब क्या है कि इस दुनिया में हर किसी को भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिए,
अच्छी सड़कें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन उसके लिए संघर्ष करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। तो क्या है कि अगर किसी चीज़ की चाहत है तो भगत सिंह बनना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब उसके लिए अगर आप सोचे कुर्बानी कोई और देगा और उसका लाभ आपको संभव नहीं। अच्छा, राजनीति ने उमेश कुमार को चुना या उमेश कुमार ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति को चुना? देखिए, आपने तो स्पष्ट कर दिया कि मैंने तो समाज के हित के लिए राजनीति का रास्ता अपनाया, लेकिन यह सवाल अब भी जनता के मन का है। देखिए, 1.5 साल में 501 अनाथ निर्धन कन्याओं की शादी की, जिनके माँ बाप के पास या जिनकी माओं के पास जो विधवा थी, अपनी बेटियों की शादी करने के लिए 1 रुपया घर में नहीं था। गरीबों के घर बनवाए, अनाथ निर्धन बच्चों को राशन बांटना, समाज का काम करना। तो मुझे लगता है कि राजनीति में आप जो हैं, अगर आए हैं तो आप पैसे की कमाने की चाहत में आए, लेकिन उमेश कुमार राजनीति में पैसे के लिए नहीं है। उमेश कुमार राजनीति में अपने मन की संतुष्टि के लिए है। जब रात को सोता हूँ तो ये कैलकुलेट करके सोता हूँ कि आज मैंने कितने लोगों का भला किया। जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता, जब तक मैं 40, 50, 100 लोगों की दिन में मदद ना कर दूं, नहीं तो मुझे रात को लगता है आज का दिन मेरा खराब गया। तो मैं राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए नहीं हूँ। राजनीति जब तक चाहेगी तब तक हूँ, जब तक लोग चाहेंगे, समाज चाहेगा हूँ, नहीं चाहेंगे अपने घर चला जाऊँगा। मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है राजनीति का। अच्छा, आपने ये बात कही कि पैसों के लिए तो राजनीति में नहीं हूं, और इस बात को तमाम आपके सिर्फ समर्थक ही नहीं, विरोधी भी मानते हैं। लेकिन विरोधी ये कहते हैं कि भाई इतना लाव लश्कर, इतनी एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें, जो मुझे लगता है और उनको भी ये लगता है कि उत्तराखंड प्रदेश में किसी अन्य विधायक के पास नहीं है। बॉलीवुड के स्टार्स से विशेष कनेक्शन, और ये आपने बताया कि पिछले 1.5 सालों में 501 निर्धन कन्याओं का मैंने विवाह करा दिया। इस प्रकार के तमाम काम करा दिए। बिना पैसों के तो कुछ होता नहीं। तो आखिर जब राजनीति में समाज सेवा के लिए आए हैं, व्यवसाय अति विशेष रूप से अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आखिर ये माल आ कहां से रहा है? इसकी चिंता विरोधी भी कर रहे हैं और समर्थक भी कर रहे हैं। ऐसा है ना कि मुझे एक बात बताइए, क्या ये गाड़ियां मेरे पास राजनीति में आने से पहले नहीं थी? क्या राजनीति में आने से पहले मेरे पास ये लाव लश्कर नहीं थे? क्या आज राजनीति में आने से पहले मैं हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं करता था, जहाज इस्तेमाल नहीं करता था? आपने मेरी ईडी की जांच कराई, आपने मेरी इनकम टैक्स से जांच कराई, मेरी आपने 6 सालों की मेरी इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन कराई, आपने मेरी सीबीआई जांच करे। आप चाहते क्या है? कौन सी जांच? अब आप एक काम करिए, आप अमेरिका से FBI बुलाइए, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनसे जांच करा लीजिए। मुझे लगता है इससे बेहतर जवाब मैं दे नहीं सकता। अच्छा, लेकिन मैं विरोधी का नाम क्या ही लूं? हमारी आपकी जो ये विधानसभा है, इसमें एक ही प्रमुख विरोधी हैं, और उन्होंने कई बार इस प्रकार के बयान दिए कि उमेश कुमार एक बार जीत गया, ये मात्र एक तुक्का था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उनके इस बयान पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि कहते तो आप आए दिन रहते। देखिए, क्या है, मेरा ये मानना है कि जनता है, जनता ने जिताया था। अब वो तुक्का था या क्या था? तुक्का था तो तुम जीत जाते भाई। पार्षद ही नहीं लोग जीतते तुक्के में। तुक्के में विधायकी निर्दलीय जीतना तो अपने में एक बड़ी बात है। मैं कानपुर की जनता का आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मुझे निर्दलीय जिताया, और अगली बार भी इनको जवाब मैं नहीं, इनको जनता ही जवाब देगी। अच्छा, 2.5 साल से अधिक का कार्यकाल बीत चुका है। अब तक कितने प्रयास कानपुर विधानसभा के लिए और प्रदेश के हित के लिए कर चुके हैं, या प्रयासों को धरातल पर उतारने के लिए कोशिशें कर चुके हैं और संघर्ष कर? देखिए, कानपुर में हम सिडकुल लेकर आए, सिडकुल की स्थापना शुरू हो गई, निर्माण कार्य शुरू हो गया। कानपुर के लिए हम सबसे बड़ी खादर की समस्या थी जाम, लक्सर बहादुरपुर फाटक से जाम से छूट दिलाने के लिए हम बाईपास लेकर आए। बाईपास बन चुका है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या थी इलाज, स्वास्थ्य सेवाएं। आज स्वास्थ्य हमने उप जिला अस्पताल स्वीकृत करा दिया है। 50 बेड का 50 करोड़ की लागत का उप जिला अस्पताल की स्थापना कानपुर में हो रही है। तटबंधों का निर्माण कार्य हो रहा है। बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं जो सड़कें कभी बनी नहीं थी। हर साल लगभग 15 से 20 बड़ी सड़कें बनती हैं जो सड़कें पूरे गांव का जीर्णोद्धार करती हैं। मुझे लगता है कि विकास शायद जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तब आप कहेंगे कि कानपुर विधानसभा सबसे आदर्श विधानसभा है। चलिए, कानपुर विधानसभा के लिए खूब प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के वर्तमान हालातों को देखते हुए क्या सोचते हैं उमेश कुमार? क्या लगता है सब कुछ ऑल गुड चल रहा है? सब अच्छा है, परिस्थितियां ठीक हैं। और बाकी देखिए, हर सरकार की आलोचना होती है,
लेकिन मुझे लगता है कि जब एक स्थिर सरकार रहती है तभी वो एक विकास कार्य कर पाती है, और हमारा प्रयास है कि स्थिर सरकार रहे और राज्य में विकास हो, कोई किसी की भी रहे, कोई भी रहे। तो मैं तो हमेशा एक स्थिर सरकार के पक्ष में हूँ और एक विकासशील सरकार के पक्ष में हूँ। और मुझे लगता है कि धामी जी अभी कार्य कर रहे हैं, जो कार्य वो कर रहे हैं शायद वो धरातल पर उतरने में उन्हें थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन जब वो दिखने लगेंगे तो अच्छे लगेंगे। और बात रही, देखिए मैं कांग्रेस सरकार हो मैं तब भी यही बात कहूँगा, मैं हमेशा एक समीक्षा करता हूँ, मैं एक पत्रकार के नाते समीक्षा करके सरकार के बारे में बताता हूँ कि भाई सरकार की स्थिति क्या है। मैं आज भी यही कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, सरकार स्थिर हो, जनता के लिए हितकारी हो, समाज हित में निर्णय ले, गरीब आदमी आम जन के बारे में सोचे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे, अच्छे स्कूल दे। सरकार का यही काम होता है, बाकी सरकार रोटी देने घर नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि इस सब पर सरकार काम कर रही है और जब तक करेगी तब तक अच्छा, वरना वक्त वक्त पे जब जरूरत पड़ती है विधानसभा में हम उनको सचेत करते हैं। विधानसभा में आप सचेत करते हैं, लेकिन आपका सचेत करने का तरीका इस प्रकार का होता है कि एक सनसनी खड़ी कर देता है। फिलहाल अभी बीते लोकसभा चुनाव में आपने सांसद बनने की आपकी चाहत थी, चुनाव लड़ा लेकिन सांसद नहीं बन पाए। अब जनता और मैं ये जानना चाहते हैं कि क्या भविष्य में मंत्री बनने की कोई चाहत है? चाहत कोई नहीं है, समाज के लिए ज़रूरत है। हरिद्वार जनपद को हरिद्वार का हक दिलाने के लिए, हरिद्वार के आमजन की लड़ाई, हरिद्वार के किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए सदन तक जाना ज़रूरी था, उसका प्रयास किया गया। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो भाई अभ्यास करते करते एक रस्सी जब एक कुएं में आती जाती है तो पत्थर पर भी निशान डाल देती है। तो वक्त करते रहिए, आप भी एक पत्थर पर एक लकीर खींचकर जाएंगे, ये तय है। प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे गंभीर और सबसे ज्वलंत मुद्दा जो हमारी और जनता की नजर में है, मूल निवास और भू कानून, इसको लेकर के एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। उमेश कुमार क्या सोचते हैं कि क्या वाकई उत्तराखंड प्रदेश की जरूरत है मूल निवास और भू कानून? मेरा ये मानना है कि जो जनता को चाहिए दे दीजिए, लेकिन दिक्कत क्या है, जनता के जो नेता भी है ना जिन्हें मूल निवास और भू कानून चाहिए, वो पीछे से उन्होंने सरकारों के साथ हाथ मिलाए हुए अधिकतर ने। मूल निवास की बात होगी, भू कानून की बात होगी तो बात उमेश कुमार की करेंगे। मतलब आप बताइए, आप एक रैली निकाल रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं आप उमेश कुमार की। इतने छोटे से आदमी से आप इतने चिंता, आपको क्या चिंता है? मैं तो समर्थन दे चुका हूँ ना मूल निवास और भू कानून को, लाइए ना। मेरी चर्चा करके जगह जगहों पर बार बार उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। निष्ठा, अब आप समझिए, जब भू कानून और मूल निवास की रैली होगी, उस रैली में अगर मेरा नाम ले रहे हैं तो लोग समझिए पॉलिटिकली कहीं ना कहीं मोटिवेटेड काम हो रहा है। तो बस चिन्हित करना शुरू कर दीजिए। जो आदमी मूल निवास और भू कानून के मुख्य मुद्दे को छोड़कर उमेश कुमार की बात करेगा, समझिए वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली प्रेरित है। मेरा समर्थन है मूल निवास और भू कानून को भी, जहां जरूरत पड़ेगी हम तैयार हैं। अच्छा, न्याय करने के लिए आजकल जो उत्तर प्रदेश और आजकल ये भी हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भी शुरुआत हो गई है बुलडोजर प्रणाली की। इस बुलडोजर प्रणाली से सेटिस्फाइड हैं उमेश कुमार? मैं बुलडोजर प्रणाली से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि जो दोषी है, आप ये बताइए, अगर आज किसी ने कोई अपराध किया और कल को वो निर्दोष साबित हो गया, तो आपने जो उसके साथ किया वो अन्याय था। देश संविधान से चलता है। और बाकी रही बात, जो अपराधी हैं आप उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, पकड़िए, उठाइए, उठाकर जेल में डालिए, गैंगस्टर लगाइए, उन लोगों को जेल से ही मत निकलने दीजिए। लेकिन ये खैर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उसमें क्या कहना। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार से राजकाज नहीं चलते हैं, राजकाज संविधान से चलते हैं और मजबूती के साथ। इसका मतलब तो आप कमजोर हो, आप घर तोड़ने चले जाते हो, सजा दिलाइए ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट से ट्रायल कराइए, सजा दिलाइए। अच्छा, अगला सवाल ये है, और ये इसलिए आपसे पूछना जरूरी है क्योंकि मैं प्रथम दृष्टया आपसे एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बात कर रहा हूँ। हमारे पूरे देश का एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा आज के समय में बना हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर के जो विवाद है। ये वक्फ बोर्ड के विवाद का एनालिसिस आप, मुझे लगता है कि पूरा कर चुके होंगे। इस विवाद पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मेरा ये कहना है कि गलत और सही की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कमजोर हैं यदि आप अपनी जमीनें खाली नहीं करा सकते।
आप किसी के घर पर जाकर बुलडोजर चला सकते हैं तत्काल, आप किसी के अवैध कब्जों पर क्यों नहीं बुलडोजर चला सकते? अगर आपको लगता है वक्फ की ज़मीनों पर अवैध लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, उसे खाली कराकर वक्फ को सौंपिए वापस। वो जिस काम के लिए चिन्हित की गई थी उसके काम आएगी। कमजोरी क्यों? तो करना था तो आप 10 साल में कर सकते थे, आज अचानक से राजनीतिक मुद्दा बनाने का क्या मतलब है? अच्छा, अंकिता भंडारी के साथ जो घटनाक्रम हुआ वो पूरे देश में चर्चा का विषय रहा, अभी भी चर्चा का विषय है। आए दिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी इस मुद्दे को जबरदस्ती तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उमेश कुमार व्यक्तिगत रूप से अंकिता भंडारी के मामले पर और खास तौर पर अपने क्षेत्र की महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के मामले पर किस प्रकार से प्रयासरत है? देखिए, अंकिता भंडारी के लिए लगातार हमने आवाज़ उठाई, मैंने उनके परिवार की आर्थिक सहायता भी की, किसी राजनेता ने नहीं की, मैं अकेला आदमी उसने उनके परिवार की आर्थिक सहायता की और लगातार मैं उस परिवार के लिए आवाज़ उठाता रहा, आगे भी जहाँ भी। अभी देखिए, कोई चीज़ कोर्ट में न्यायालय में लंबित है, अब आप कहें कि फांसी चढ़ा दो, देखिए फांसी चढ़ाना हमारे हाथ नहीं है, कोर्ट में ट्रायल है, कोर्ट तय करेगी कि उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा निश्चित तौर पर होनी। अच्छा उमेश जी, आपके पास समय की बहुत कमी है, तो अंत में रैपिड फायर राउंड हम तैयार करके लाए हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे बिंदु मैं आपके समक्ष रखूंगा और चाहूंगा कि बिल्कुल बिना सोचे आप उसकी जो प्रतिक्रिया प्रथम दृष्टया आपके दिमाग में आती है वो दें। तो तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर पार्टियों में चूज करने की बात आए बाय चांस, तो भाजपा या कांग्रेस? अपनी पार्टी। कांग्रेस पार्टी में आपका पसंदीदा नेता अगर मैं पूछूं? कांग्रेस पार्टी में पसंदीदा नेता, मुझे कोई ऐसा मेरा पसंदीदा नेता इस पार्टी में है नहीं। नरेंद्र तिवारी जी मेरे पसंदीदा नेता थे, स्वर्गीय, और मैं उनकी कार्यप्रणाली से खुश भी था। भाजपा में आपका पसंदीदा नेता मेरे अटल जी थे, और अटल जी ने मुझे लगता है कि सबसे एक निष्पक्ष देश के नेता रहे, और स्वर्गीय अटल जी का मैं आज भी बहुत सम्मान करता हूँ। देश पहले या धर्म? पहले देश। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र हम हैं, बनना क्या चाहिए? बहुसंख्यक कौन है? हम हैं, तो हम हिंदू राष्ट्र तो हैं ही। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा चलाने की क्या जरूरत है? योगी जी और धामी जी दोनों अलग अलग प्रारूप से देखे जाते हैं। मेरी पसंद दोनों में कोई नहीं है। मैं, आप कहें नेता पसंद है, तो मैंने पहले भी जवाब दिया कि नेता मेरी पसंद नहीं है। दोनों अपने अपनी जगह अपने अपने राज्यों में बेहतर काम कर रहे हैं। अच्छा, योगी जी या अखिलेश अगर कंपैरिजन की बात है? देखिए, मेरा ये मानना है कि सर्वजन का नेता होना चाहिए, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली बात होनी चाहिए। उस दृष्टि से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि अखिलेश बेहतर नेता हैं और संघर्ष करना जानते हैं, और अभी तक उनके संघर्ष के चलते ही जो पार्टी जीरो पे थी, वो उस पार्टी ने वहाँ अपना बड़ा स्थान बनाया। अच्छा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी जी? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री देश के हैं। जिस दिन कभी अगर भविष्य में राहुल गांधी बनेंगे तब उनकी प्रतिभा देखने को मिलेगी, लेकिन राहुल गांधी भी संघर्ष करना जानते हैं। आज की राजनीति में जो संघर्ष करना जानता है, जो लड़ना जानता है, वही मुझे लगता है कि सरवाइव करता है। और नरेंद्र मोदी जी ने जब वो 3 बार वहाँ अपने राज्य में जब मुख्यमंत्री रहे, तो लगातार जब उनके खिलाफ यूपीए सरकार थी, उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करते करते देश के प्रधानमंत्री बन गए। राहुल गांधी ने 4,000 किलोमीटर की यात्रा कर डाली, और लगातार लोग टिप्पणियां कर रहे थे, लोग गालियां दे रहे थे, लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे, मीडिया दिखा नहीं रहा था, फिर भी मस्ती में चल रहे थे, दौड़ रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, और देखिए उनकी सीटें कहाँ पहुंच गई, आधी से डबल हो गई। तो हर आदमी की अपनी एक संघर्ष करने की क्षमता है और अपनी पहचान है। बेस्ट विधायक ऑफ उत्तराखंड? देखिए, क्या है कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि हरवंश कपूर जी बहुत अच्छे विधायक थे, और मुझे लगता है स्कूटी लेकर घूमना, लोगों से मिलना, हर 13वीं शादी ब्याह में जाना, तो अब दिवंगत हो गए हैं, तो मेरी नज़र में वो एक अच्छे विधायक थे। वो थे, लेकिन मैं वर्तमान तो जनता तय करेगी। मैं कौन होता तय करने वाला? मैं वही अपनी थाली में कोई घी कम थोड़ी बताता है, तो वही ऐसा है कि ये तो जनता तय करेगी। उमेश कुमार बेहतर विधायक हैं, बाकी बेहतर विधायक हैं, उनमें से कौन बेहतर विधायक है? आपकी नज़र में बेस्ट मुख्यमंत्री ऑफ उत्तराखंड? नरेंद्र तिवारी जी। और लास्ट में पॉलिटिक्स या पत्रकारिता, विच वन इज बेस्ट? दोनों का अपना अपना स्थान है, अपना अपना मजा है। तो साथियों, आपने सुना खानपुर विधायक और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जी को। बहुत
कम समय इनके पास आज था, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बहुकीमती समय में से इन्होंने हमें समय दिया। इसके लिए इनका धन्यवाद जरूर बनता है। फिलहाल उमेश कुमार जी के साथ हमारी ये खास बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।